एक महिला अपने जेठ को फोन करती है। कहती है कि ऐसा कि मेरे कमरे में एक पाइपलाइन जो लीक हो चुकी और जिससे कि दुर्गंध पूरे कमरे में भर जा रही है। यहाँ रहना मुश्किल हो गया। आप आके उसे ठीक कर दो। उस महिला का जो जेठ होता है वो कहता है कि ऐसा कि अभी तो मैं अपने काम पे जाऊंगा, इसके बाद जब मैं वापस आता तो आके ठीक कर दूंगा। फिर से वो महिला कहती कि देख लो, पहले आके जो ये काम है इसको पूरा कर दो, क्योंकि दुर्गंध इतनी ज्यादा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया। उस महिला का जेठ कहता है कि नहीं, पहले तो मुझे काम पे जाना होगा, इसके बाद वापस आके ही काम मैं करूंगा। ये कह के फोन कट करता है और जो उस महिला का जेठ है अपने काम करने के लिए वो एक चौक पे जाता है जहां से लोग अपने घरों में काम करने के लिए मजदूरों की तलाश में वहां से जाके मजदूरों को ले जाते। यानी राजमिस्त्री एक चौक पे इकट्ठा होते जहां से जिसको जो काम रहता वहां से मजदूर अपना लेते और लेके जाते। वहां खड़े होके वो व्यक्ति घंटों तक इंतजार करता है, पर आज उसे काम नहीं मिलता, कोई आता नहीं। इसके बाद सोचता है कि मेरे भाई की पत्नी ने कॉल किया था, आज मुझे काम नहीं मिला तो कम से कम चल के उसी का काम कर देता। वहां से वो सीधे अपने भाई के घर पहुंचता है और जब वहां पहुंचता है तो अपने भाई की पत्नी से पूछता है कि कहाँ पे दुर्गंध है। वो महिला एक कमरे के भीतर ले जाती है। कि वो जब देखता है तो वहां 3 टाइल्स लगी हुई। वो कहता है कि ज्यादा काम तो है नहीं। वो कहते उसे 1000 रुपए देती है, कहती है कि तुम्हारे भाई ने दी है, इस काम को आप कर दो। अब वो व्यक्ति वहां से सीधे जाता है एक दुकान पे जहां से वो थोड़ा सीमेंट लेता है, कुछ टाइल्स लेता है, कुछ और भी सामान जरूरत का लेता है और इसके बाद वापस आता है। और आने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे के भीतर ही काम को फिनिश कर देता है और वहां से वो चला जाता है। बाकी उसे ये नहीं पता होता है कि जिस काम को वो कर रहा है उसके नीचे दरअसल दुर्गंध किसी और चीज की नहीं, बल्कि 3 टुकड़ों में एक डेड बॉडी दबी हुई। बाकी जब इसकी सच्चाई निकल के सामने आती तो वाकई चौंकाने वाली होती है। तो आखिर ये क्या मामला है, वहां किसकी डेड बॉडी थी, इसको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बड़ी हैरान कर देने वाली है और हमारे समाज में ना जाने किसकी नजर लग गई है। ऐसी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद रोंगटे खड़े से हो जाते और एक कहने पे इंसान मजबूर हो जाए कि शायद ये कलयुग का प्रकोप है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर, और इसी जौनपुर का एक थाना लगता है बक्सा थाना। यहीं का एक गांव अभयनंदन पट्टी। इसी अभयनंदन पट्टी का रहने वाला अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई के नाला सोपाड़ा एक जगह लगती है जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे एक इलाका बिलालपाड़ा, वहां पे वो रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वो अपनी पत्नी को भी वहां लेके जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके 3 भाई, ये जो अखिलेश चौहान, ये 4 भाई होते हैं और चारों के चारों मुंबई में ही काम करते हैं। कि कोई राजमिस्त्री का काम करता, कोई टाइल्स लगाने का काम करता, कोई अन्य कंपनी में काम करता है। ये चारों भाई अपने परिवार को चलाने के लिए अपना गुजर बसर इसी महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई में कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये जो अखिलेश चौहान एक क्वार्टर खरीदता है, यानी एक
कमरा खरीदता है जिसकी कीमत कुछ ज्यादा रहती है। उसका बड़ा भाई विजय जो कि कहता है कि तुम जो खरीद रहे हो कमरा, तुम्हें अगर जो कुछ रुपयों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लगभग 11 लाख रुपए वो रखा हुआ था विजय। इसके बाद दोनों भाई में बातचीत खत्म होती है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी अब अखिलेश चौहान का विजय के पास कॉल नहीं जाता। एक दिन विजय कॉल करता है कि ना जाने क्यों भाई का फोन नहीं है। और तो और पैसे की उसने मांग मुझसे की थी, फिर मांगा ही नहीं। लगता है कि पैसे का इंतजाम उसके पास हो गया। बाकी भाई फोन करता है, उसकी पत्नी जिसका नाम चमन उर्फ गुड़िया होता है, उसकी पत्नी को जब फोन करता है गुड़िया को, तो कहती है कि वो काम करने के लिए बाहर गए, उनकी मोबाइल खराब हुई, आएंगे तो मैं बात करा दूंगी। फिर एक दिन 2 दिन गुजरते हैं, फिर भाई फोन करता है विजय। फिर गुड़िया फोन रिसीव करती है और कहती कि दरअसल वो कुर्ला गए हैं काम करने के लिए। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं। और जब कई दिन बीत जाते हैं, इसके बाद एक दिन फिर से विजय फोन करता है, तो अब गुड़िया का भी नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। अब उसको चिंता होती है कि कई दिनों से भाई से बात नहीं हुई, उसकी पत्नी का भी नंबर स्विच ऑफ हो गया, घर लेने वाला था, कोई परेशानी तो नहीं आ गई। अब वो अपने और 3 भाइयों से संपर्क 2 भाइयों से करता है और कहता है कि ऐसा कि चल के देखना चाहिए कि वो किस परेशानी में, किस मुसीबत में। अब दोनों भाई को लेके वहां पहुंचता है, यानी तीनों भाई जब पहुंचते हैं उस इलाके में 19 तारीख को, तो पता चलता है कि घर में ताला पड़ा हुआ है। अब आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि दोनों पति पत्नी गए कहां। तो जो आसपास के लोग हैं बताते हैं, जो चमन उर्फ गुड़िया है यानी उसकी भाभी, वो तो दिख रही थी, वह भाई कई दिनों से दिख नहीं रहा। तो पूछता है, कहता है कि अभी तो मैं 3 से 4 दिन पहले आया था, यहाँ कुछ टाइल्स लगानी थी, कोई पाइपलाइन की दिक्कत थी जिससे दुर्गंध आ रही थी, मैं ठीक किया। लोग बताते हैं कि यहाँ तो कोई पाइपलाइन है ही नहीं। जब ये तीनों भाई सुनते हैं तो उनको अंदेशा लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ है। अब ये तीनों मिलके पहले तो ताला तोड़ते हैं घर का। ताला तोड़ के भीतर जाते हैं तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं जिससे देखने के बाद ये लगे कि यहाँ कोई जोर जबरदस्ती हुई है, यहाँ कोई ऐसी बात है। बाकी तभी उस भाई के दिमाग में ये बात खटकती है कि यहाँ जब पाइपलाइन है नहीं तो दुर्गंध किस चीज की आ रही थी। और दूसरी बात कि आखिर टाइल्स निकाल के फिर से टाइल्स को लगाया क्यों गया। अब जब ये बात, तो अब ये तीनों भाई मिलके वहां पे एक बेड रखा होता है, बेड को दूसरे तरफ खसकाते हैं और उस टाइल्स को निकालते हैं और उसको जब 3-4 फुट गड्ढा को खोदते हैं, इसके बाद भयानक दुर्गंध आती है। और ये पता चलता है कि इसमें एक लाश दबी हुई है जो कि पूरी तरह से सड़ गल गई। पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती है। अब ये तीनों भाइयों का बुरा हाल होता है। डेड बॉडी को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और साथ ही चमन उर्फ गुड़िया का नंबर ट्रेस किया जाता है, तब की नंबर स्विच ऑफ था। अब धीरे धीरे पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और चमन उर्फ गुड़िया जाफराबाद के होश की रहने वाली होती है, जिसकी शादी लगभग 8 साल पहले इस अखिलेश चौहान से होती। कुछ समय तो गांव पे रहती है, बाकी कुछ समय के बाद अपने पति से कहती कि क्या मुझे मुंबई नहीं ले चलोगे, मुझे मुंबई नहीं दिखाओगे। अखिलेश चौहान अपनी पत्नी को ले जाने के लिए अपने भाइयों से बात करता है और कहता है कि आप लोग अपनी रहने की कहीं और व्यवस्था कर लो, क्योंकि चारों भाई साथ रहते थे। अब वो लोग अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अखिलेश अपनी पत्नी को ले जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पता ये चलता है कि वहां पे ये जो हुआ बड़ा ही बुरा हुआ।
22 जुलाई 2025 को गुड़िया को जौनपुर के ही एक इलाके से गिरफ्तार किया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि उससे 8 साल छोटा एक लड़का, जो कि बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, पढ़ने लिखने में तेज तराक होता है, वो भी, उसकी भी गिरफ्तारी होती। और जब इनको थाने लाया जाता है, पूछताछ होती, तो एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है, जो डेड बॉडी रहती है वो किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश चौहान की रहती है। ये गुड़िया उर्फ चमन जो है, जिसका प्रेम प्रसंग अपने से 8 साल छोटे लड़के के साथ, जिसका नाम मोनू होता है, मोनू से चल रहा होता है। इसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 7 साल है। बेटा फिलहाल में महफूज परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। और गुड़िया से पूछताछ जारी है कि आखिर ये जो भी घटना हुई है, क्यों, कैसे, कब हुई, ये सारी बातों की जानकारी अभी पूरी तरह से सामने आई नहीं। जैसे ही कोई खबर मिलती, आगे इस पे क्या हुआ और ये घिनौना काम कैसे हुआ, कौन किया, जैसे ही कोई अपडेट होती है मैं आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगी। और यदि गुड़िया और उसके प्रेमी मोनू ने मिलकर ऐसा कार्य किया तो इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये सिर्फ आप लोगों के हाथ में, क्योंकि आप लोग जैसा कमेंट करते हैं, आप लोग जैसा साथ देते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ एक जान चली गई और एक जान की कीमत क्या होगी, हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है, आप लोगों को तो अच्छी से पता है। जब जनता की आवाज उठती है तो दोषियों को, आरोपियों को सजा भी मिलती है। और जब जनता का सपोर्ट नहीं होता है, साथ नहीं होता है, तो बहुत बड़े बड़े गुनाह फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं। तो आप लोगों के साथ की बेहद जरूरत है कि एक मजदूर अखिलेश चौहान, जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महाराष्ट्र प्रदेश गया और उसका वहां कत्ल हो जाता है, तो आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, ये आप लोगों के हाथ में। आप लोग आवाज उठाएंगे तभी उसको इंसाफ मिल पाएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की सलाह क्या, आप लोगों की राय का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।